अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसकी वन शॉर्ट वीडियो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अब मैं लेक्चर्स बनाऊंगा। तो इसके लिए वन शॉर्ट वीडियो तो नहीं बच्चे बना सकता, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपको ये 2-3 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर है वो अच्छे तरीके से करवा दूँ। तो इस लेक्चर में हम बेटा 2-3 सवाल हैं वो देखेंगे, यानी कि 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का कम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 1 के साथ, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 1 नंबर का एमसीक्यूज आएगा, 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का लॉन्ग आएगा, यानी कि 9 नंबर का पेपर आ रहा है। तो ये नंबर इससे ये काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आपने पहला चैप्टर वो आसान है और तीसरा ये भी आसान है, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपके जिस्म के बारे में ही है, आपके हार्ट के बारे में ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है। तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा, ये आपकी बुनियाद बनेगी, आगे जाके आपको एफएससी में हायर क्लासेस में मदद मिलेगी। यही कॉन्सेप्ट आगे चलता है। तो देखें बच्चे, इसमें हम इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम 3 से 4 लेक्चर्स में जो है वो कवर कर लेंगे। तो इसका पहले चैप्टर के साथ कम्बिनेशन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आज हम इसका खून और इसके अज्जा है ये कंप्लीट करेंगे। खून का प्लाज्मा है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्लड सेल्स हैं, उनकी इकसाम है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसी तरह प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं। और इंसान के दिल से पहले पहले हम ये 2-3 पेज हैं आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो ये तीन तीन लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आएंगे। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे खून की जो सर्कुलेशन करवाता है ना जो सिस्टम, उसको हम इंसान का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेशन किस तरह होगी? आर्टरी के जरिए होगी, वेन के जरिए होगी, कैपिलरीज के जरिए होगी और दिल के जरिए होगी। तो इन इन 3-4 चीज़ों को, और खून बताते खुद एक क्या है जिसको सर्कुलेट करवाया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं को हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इंसान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 2 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे दफाई निज़ाम का भी हिस्सा है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें नहीं हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अभी हम सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो है खून और उसके अज्जा, यानी कि ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। तो खून और उसके अज्जा के बारे में आपको आएगा, ठीक है। तो अभी इनको तफसील से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। देखें बच्चे, ये है ताज़ा खून, ठीक है। तो ये जब वायल में निकाला गया तो कुछ देर के बाद आपको ये इस तरह की चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो अगर हम ब्लड में देखें तो जो 55% होता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में भी जो है होता है 91% पानी होगा, 8% प्रोटीन होंगी, 1% दूसरे मादे होंगे। इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और सेल्स जैसे अजसाम इसमें आ जाएंगे बेटा, हम पढ़ेंगे डिटेल से। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आ जाएंगे। और ये प्लाज्मा में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन आएंगी, वो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले आपने एमसीक्यूज के बारे में इसको करना है, एमसीक्यूज के तौर पर करना है कि खून में जो प्लाज्मा का तनासब है वो कितना है, वो है 55%, ठीक है। उसके अलावा जो भी है वो 45% बनाता है। तो सबसे ज़्यादा खून में प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में भी 91% पानी है, 8% प्रोटीन है, 1% दूसरे मादे हैं। 8% क्या है? प्रोटीन। उसके बाद हैं सेल्स और सेल जैसे अजसाम जो कि 45% है। उनमें से जो सबसे ज्यादा हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो 99.1% हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी मिकदार में वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो सिर्फ 0.9% हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों के बारे में हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो खून क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। ये एमसीक्यू तो आपने याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू तो आपने याद रखना है, और शॉर्ट ये किस तरह आता है ये भी बताता हूँ। तो खून क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। देखिए मुख्तलिफ टिश्यूज की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, ठीक है। तो आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़े होंगे या दूसरे पढ़े होंगे, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये खून की तारीफ है कि खून क्या है, ठीक है। तो और इसका काम बयान करें, इसका फेल बयान करें। तो आपने लिखना है, ये सवाल इस तरह आएगा कि खून की तारीफ करें और इसका काम बयान करें। तो खून क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है, ये इसकी तारीफ होगी। और इसका बुनियादी काम जिस्म में मादों की नकलो हमल करना है। ये अहम मवाद को वहां ले जाता है जहां इनकी जरूरत होती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है। तो ये सारे खून के काम है। अगर इससे पहले आपको नहीं पता थे तो अब इनको याद करें कि खून में जो भी नकलो हमल होती है मादों की, आप खुराक खाते हैं उसको जिस्म में पहुंचाना है एक हिस्से से। छोटी आंत से खुराक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि वो खून में शामिल हो जाती है। तो खून से शामिल होने के बाद खुराक को खून ही पूरे जिस्म में लेकर जहां उसकी जरूरत होती है वहां उसको लेकर चलता फिरता है।
तो ये अहम मवाद को वहां ले जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़ता है। हमने दूसरा, अब देखिए चैप्टर बड़े इंटरलिंक है बच्चे, पहला चैप्टर है उसकी भी बात यहाँ पे आ गई। अब दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने कहा था कि ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है, ये भी खून पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फजूल बनी थी उसको वापस फेफड़ों तक खराज के लिए ये भी खून लेकर जाता है। ठीक है, खून डाइजेस्टिव सिस्टम से गजाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स को भी सेल्स तक, ग्लैंड से हार्मोन्स को हदफ अज़ा तक, और सेल से बेकार मादों को एक्सक्रीशन के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। तो ये सारे काम खून के हैं। ठीक है, और जो हमने गजा खाई है वो उसको सेल्स तक पहुंचाना है, सेल्स ने एनर्जी निकालनी है उसमें से, ग्लैंड ने जो हार्मोन सक्रिएट किए हैं, ठीक है, तो उनको भी क्या है टारगेट आर्गन होते हैं जो जिस आर्गन तक लेकर जाना है। आगे जो चैप्टर आपने पढ़ने हैं, आगे चौथा चैप्टर है हमारा यूरिनरी सिस्टम, उसके बाद जो पांचवा चैप्टर है बच्चे वो हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में उसमें बयान किया गया है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये चीजें याद रखने की हैं। तो ये आपका एक एमसीक्यूज भी हो गया क्लियर इसमें, और खून की तारीफ और उसका फेल हो गया, ये आपने करना है। इसमें से मेन पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, और खून का तकरीबन 55% क्या है, एक सियाल माया है, फ्लूइड है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्लाज्मा की तारीफ। तो प्लाज्मा की तारीफ क्या है कि इसका खून का, जब आप खून निकालते हैं थोड़ी देर के बाद वो इस तरह चीजें सेटल हुई मिलती हैं, जिसमें से 55% क्या है, प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा की तारीफ है। जबकि इसका 45% है जो कि कम है। ठीक है, प्लाज्मा से कम है, और सेल्स की तरह के अजसाम पर मुश्तमिल होता है। सेल्स और सेल की तरह के अजसाम। एक बालिग इंसान के जिस्म में तकरीबन 5 लीटर खून होता है। ये एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इसको मार्क करें। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे हमारा तारफ खून और इसके अज्जा। तो हमने इनको डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस प्लाज्मा को पढ़ेंगे। तो खून का प्लाज्मा, ठीक है, तो बच्चे ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है। इसमें जो शॉर्ट और एमसीक्यू था मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो खून का प्लाज्मा, ये खून का माया हिस्सा है। प्लाज्मा का 90 से जो 92% है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, 7 से 9% प्रोटीन पर, और 1% दूसरे मादों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में ज्यादातर क्या है, इस प्लाज्मा में, इतनी प्लाज्मा में सारा क्या है, पानी है, और बाकी कुछ प्रोटीन्स हैं। वो हमने पढ़ना है कि वो कौन सी प्रोटीन है और दूसरे मादे कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा की प्रोटीन्स। इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा में मौजूद है, इस प्लाज्मा में मौजूद है, इसलिए हम इनको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। तो अहम प्लाज्मा प्रोटीन्स एंटीबॉडीज हैं। एंटीबॉडीज, ठीक है, आपको पता है कि आपके जिस्म के इम्यून सिस्टम का, दफाई निजाम का हिस्सा है। जब कोई जरासीम हमारे जिस्म में खून में दाखिल होता है तो ये एंटीबॉडीज हमारी फौज है, ये उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ठीक है, और उनको क्या है, किल करती है। तो ये क्या है, ये प्रोटीन कहाँ होती हैं, हमारे खून की इस प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। ठीक है, और इनका काम पैथोजेंस के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करना है। ठीक है, देखिए बच्चे, ये सवाल आपको इस तरह आएगा कि 2 प्लाज्मा प्रोटीन के नाम और उनका अफआल बयान करें। ठीक है, तो आपने इस तरह बयान करना है कि एक प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज है जो कि पैथोजेंस के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करती हैं, और दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। ठीक है, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये प्रोटीन खून जमाने की जिम्मेदार है। ठीक है, और तीसरी प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, यानी कि प्लाज्मा में मौजूद है। तो जो खून का ओस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि पानी का तवाजन है, वो बरकरार रखती है, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन में मदद देती है। ठीक है, तो ये आपने प्रोटीन जो 3 मैंने बताई हैं, एंटीबॉडीज जो कि पैथोजन के खिलाफ लड़ेंगी, फाइब्रिनोजिन जो कि खून जमाने का काम करती है, और एल्ब्यूमिन है, ठीक है, जो कि, अच्छा, फाइब्रिनोजिन का काम आगे जाके हम मजीद पढ़ेंगे जब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह खून जमाने में मदद करती है। जब हमें कोई चोट आती है, खून बहना शुरू करता है, तो उस खून को बहने से रोकने के लिए खून को जमा देती है, तो वो किस तरह करती है वो आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्लाज्मा प्रोटीन को याद करना है, और लॉन्ग के तौर पर तो आप तैयार कर ही रहे हैं। तो अच्छा, अगर खून के प्लाज्मा से ये फाइब्रिनोजिन है ना, जो खून को जमाती है, खून को ये जमा देती है, तो इसको अलग कर दिया जाए तो जो बकिया हिस्सा मिलेगा इसको हम सीरम बोलेंगे। देखिए बच्चे, इसको हमने अलग क्यों करना है, आपने कभी ना कभी खून निकाला होगा, आपने जिस्म से ब्लड डोनेट किया होगा, या तो वो क्या होता है कि अगर आप सिरिंज में खून निकालें तो थोड़ी देर बाद वो खून है बिल्कुल वो क्लॉट बन जाएगा, वो जम जाएगा। ठीक है, तो वो कोई टेस्ट कराने के काबिल नहीं रहता। तो इस, अगर वो किस वजह से होता है, वो इस प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि फाइब्रिनोजिन की वजह से होता है। तो अगर इसको हम निकाल दें फाइब्रिनोजिन को, तो जो बकिया चीज बचेगी उसको हम सीरम कहेंगे। तो ये सीरम के अपने इस्तेमाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और एमसीक्यूज के तौर पर आपने करना है कि सीरम क्या है। तो अगर खून के प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को अलग कर दिया जाए तो बकिया हिस्से को हम सीरम कहेंगे। ठीक है,
तो ये खून जमाने वाली प्रोटीन है, तो खून इसको निकाल दें तो खून नहीं जमेगा, ठीक है। तो ये सीरम को टेस्ट वगैरह करने के लिए लैब में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है नमकियात। हमने कहा था कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो 8% है, ठीक है, और जो दूसरे मादे आते हैं उसमें 1%, उसमें नमकियात है, ठीक है। अहम नमकियात क्या है? सोडियम क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट के आयन है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो और जिंक की भी बहुत कम मिकदार में। तो ये नमकियात आपने याद रखने हैं, ये नमकियात भी साल्ट्स वगैरह हैं जो हमारे जिस्म को जरूरी होते हैं, ठीक है, हमारे खून की पीएच को बरकरार रखने के लिए और बहुत सारे काम करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स हैं, बेकार मादे हैं और हार्मोन्स हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज है, ठीक है, जो हम खुराक में खाते हैं वो ग्लूकोज होती है। जो हम खुराक कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। लिपिड्स हैं जो चिकनाइयाँ वगैरह हैं, अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ये मादे खून में डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा, हमने कहा छोटी आंत से यानी कि ये खून में शामिल होते हैं ये मादे, ठीक है। और सेल्स में पैदा होने वाले बेकार मादे भी प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। देखें जो सेल्स में बेकार मादे बनते हैं वो क्या होते हैं, वो भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज है बच्चे, पहले हमने प्लाज्मा में पढ़ा प्रोटीन्स, नमकियात पढ़े, फिर न्यूट्रिएंट्स और बेकार मादे, और उसके बाद है रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस में सिर्फ दो आपको पता है कि गैसें हैं। एक हमारी ऑक्सीजन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ कर आए हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम जिस्म से निकालते हैं सांस के जरिए, और एक ऑक्सीजन है जो कि हम सांस के जरिए अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कलील मकदार प्लाज्मा में हलशुदा होती है। ऑक्सीजन बुनियादी तौर पर तो रेड ब्लड सेल्स के पास होती है, लेकिन ऑक्सीजन की करीबन 1.5 यानी कि 1.5% मकदार हलशुदा शक्ल में प्लाज्मा में होती है। देखें हमने कहा था ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो डेफिनेटली इनमें ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ी बहुत क्या होगी, सिर्फ 1.5% क्या होगी 100% में से जो होगी वो ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी मौजूद होगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की 5 से 7% मकदार जो होती है वो प्लाज्मा में हाल होती है। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर तैयार करना है। तो रेस्पिरेटरी गैसें आपको पता होना चाहिए, हमारी दो ही हैं। ये तो दूसरी तीसरी वाले बच्चों का सवाल है, बच्चे के कार्बन डाइऑक्साइड हम जिस्म से निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी बच्चे हमारी प्लाज्मा, ठीक है। तो जो प्लाज्मा थी उसमें हमने जो मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट हैं वो पढ़े हैं। तो ये इस तरह आपको लॉन्ग आएगा और साथ मैंने शॉर्ट एमसीक्यूज बताए हैं। उसके बाद बेटा हमने कहा सेल्स और सेल जैसे अजसाम, तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये 55% हमने इसका हिस्सा जो है खून का वो पढ़ लिया है। और दूसरी चीज है वो है सेल्स और सेल जैसे अजसाम, वो 45% है। उसमें सबसे पहले आएंगे रेड ब्लड सेल्स जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स और सेल्स की तरह के अजसाम। तो देखें बच्चे सबसे पहले आएंगे रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स मतलब सेल्स, इसलिए हम इनको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। आप कॉन्सेप्ट लें, आप इस चीज को बस ये समझे कि आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है, और उसमें आपने इन चीजों को बस जो है वो कंसेप्ट मतलब ज़हन में आपको लफ्ज का आना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स मतलब सेल, जैसे आपने साइटोलॉजी पढ़ा था सेल्स की स्टडी, इसी तरह साइट का लफ्ज जहां भी आ जाए CYTE इसका मतलब होगा सेल, ठीक है। एरिथ्रो मतलब रेड, तो रेड ब्लड सेल्स इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू आ जाता होता है कि रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब देखें आपको ये सबसे पुराने से पहले देखिए ये खून की तरकीब है वो तो यहाँ पे हमने ये इस ट्यूब में दी थी, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकली उन्होंने ये दिखाया हुआ है। ये एक ब्लड वेसल है बच्चे, खून की नाली है, ठीक है। उसमें ये वाली जो आपको फ्लूइड पोर्शन नजर आता है सबसे ज्यादा 55% ये प्लाज्मा है। और उसके बाद बच्चे ये वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये डिस्क शेप सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये वाले जो हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये वाले क्या हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। तो यही चीजें आज के लेक्चर में हमने पढ़नी है, जिसमें से हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने लगे हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि ये वाले डिस्क शेप। तो ये डिस्क की शक्ल के सेल्स हैं, डिस्क की तरह के सुरख सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स के वस्त में एक दबाव होता है, ये देखें वस्त में आपको क्या है, एक ये घड़ा नजर आ रहा है दरमियान में इनके, ठीक है। इनमें एक सुरख प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। तो ब्लड प्रोटीन कौन सी है रेड ब्लड सेल्स की, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये प्रोटीन ऑक्सीजन और थोड़ी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये प्रोटीन क्या करती है बच्चे, लोडिंग और डीलोडिंग करती है, ठीक है। तो मतलब क्या करती है कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लोड करवाती है खून में, रेड ब्लड सेल में, ठीक है, और उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा देती है। तो ये इस प्रोटीन का काम है।
ठीक है। तो खून के एक मकाब मिलीमीटर में एक मकाब मिलीमीटर में 4 से 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये आपने एमसीक्यूज याद करना है, ठीक है। आपने रेड ब्लड सेल्स की रिपोर्ट करवाई होगी, सीबीसी जिसे आप बोलते हैं, अक्सर आप में से सबने करवाई होगी, कहीं ना कहीं बंदा कहीं ना कहीं बीमार हो ही जाता है, ठीक है। तो उसमें ये जो तादाद लिखी होती है वो इस तरह है। तो ये एक मकाब मिलीमीटर में जो 4 से 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा यही होंगे, आगे व्हाइट ब्लड सेल्स इससे भी कम होंगे, प्लेटलेट्स फिर क्या है और भी कम होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 99.91% क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि ये 55 लाख होते हैं, 40 लाख से लेकर 55 लाख, ठीक है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको पता है। तो पैदाइश से पहले और फौरन बाद रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जिगर और तली में बनते हैं, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। जो स्प्लीन है बच्चे, वो आपके इसमें क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स का क्या है, एक खजाना है। तो यहाँ पे ये बनते हैं। तो बच्चे ये भी आपने क्या है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, रेड ब्लड सेल्स वाला। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। टॉपिक छोटा है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब कहानियां छापना नहीं होता, मेन मेन चीजें लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो हमने कहा कि जब पैदाइश से पहले अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और पैदाइश के फौरन बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जिगर बनाएगा और जो है वो स्प्लीन है वहां बनेंगे। लेकिन बालिग होगा जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता, तो तब जो रेड ब्लड सेल हैं वो छोटी हड्डियों यानी स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्राई में के सुरख गोदे यानी कि रेड बोन मैरो में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ये वाली जो हड्डी है बेटा, ये स्टर्नम है, तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स क्या है, बनेंगे। ये वाली जो हड्डी नजर आ रही है आपको पसलियों के दरमियान, ये स्टर्नम बोन है। तो जब हम बालिग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स यहाँ बनते हैं। उसके बाद तो ये आपने याद रखना है कि बालक होने से पहले कहाँ बनते हैं, जब छोटे होते हैं तो स्टर्नम में बनते हैं, जो मैंने आपको दिखाई है, रिब्स यानी हमारी पसलियों में और वर्टिब्राई में बनते हैं। रेड ब्लड सेल बनने के दौरान इसका न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। देखें बच्चे, रेड ब्लड सेल ने ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसमें अगर ये सारी ऑर्गेनेलिज होंगी ना, जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, वो सारी चीजें, और न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए होता है, और ये सारी चीजें, तो ये नहीं होती रेड ब्लड सेल्स में। क्यों? क्योंकि इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। अगर इसमें ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो फिर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए जगह थोड़ी बचेगी। तो इसलिए ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियस तोड़ दिया तो इसका मतलब है इसमें जो है अपना डीएनए नहीं रहेगा, डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो ये एक सेल है जो इसलिए 120 दिन के बाद फौत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नए बनेंगे। तो नए कहाँ बनेंगे? स्टर्नम में, रिब्स में और वर्टिब्राई के गोदे में बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये अपनी यानी कि सेल डिवीजन जो माइटोसिस है वो नहीं कर सकते। अपना एक जो सेल है रेड ब्लड सेल, वो दूसरा सेल नहीं बना सकता क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनेलिज नहीं होती। तो रेड ब्लड सेल का औसत दौरानिया हयात 120 दिन यानी कि 4 महीने। तो ये आपने याद करना है, ठीक है। जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है तो बोन मैरो, तिली और जिगर इन्हें खून से निकाल कर तोड़ देते हैं। तो जिगर इनके तोड़ने का काम करता है। हमने जिगर के फाल में पिछले चैप्टर में ये चीजें पढ़ी है, पिछले से यानी कि जो पहला चैप्टर था जिगर का किरदार, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये था हमारा रेड ब्लड सेल। तो सारे जिस्म में 30 ट्रिलियन से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद करना है। और हर सेकंड में तकरीबन 2 मिलियन रेड ब्लड सेल बनाए और तोड़े जाते हैं। यानी कि एक सेकंड में हमारे जिस्म में जो 20 लाख रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और तोड़े जा रहे हैं, जो आपको पता भी नहीं हमारे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। तो ये रेड ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है। तो हम रेड अब हमने बेटा प्लाज्मा भी पढ़ लिया, ठीक है। और सेल जैसे शाम में हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ लिए। आगे हम बेटा पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स दूसरा टॉपिक है हमारा। अब देखें बच्चे, ये हमारे दफाई निजाम का हिस्सा है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार करना है। तो व्हाइट ब्लड सेल, इनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। जिस तरह हमने एरिथ्रोसाइट बोला था, एरिथ्रो का मतलब रेड, साइट मतलब सेल्स, यहाँ पे ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट या बेरंग, और साइट्स मतलब सेल्स, यानी कि ये बेरंग या व्हाइट सेल्स हैं, इसलिए हम इनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो ये बेरंग होते हैं और बेकायदा शक्ल के होते हैं। देखें आप यहाँ पे कि इनकी कोई शक्ल खास किस्म की नहीं है, ठीक है। तो ये रेड बोन मैरो में बनते हैं। जिस तरह वो रेड ब्लड सेल बनते थे वही ये बनते हैं। उसके अलावा कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो लिम्फ नोड्स, टॉन्सल्स, थाइमस या तेली यानी कि स्प्लीन में जाकर बालग होते हैं, ठीक है। तो बनते कहाँ हैं? लिम्फ नोड रेड बोन मैरो में, और बालग कहाँ होते हैं, मिच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस में, टॉन्सल्स में या तिली में जाकर। तो अगर आप अपना मुंह खोलें तो ये जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, ये क्या हमारे, ये टॉन्सल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाज़ ये मौजूद भी होते हैं, बेसिकली यहाँ पे दिफाई निज़ाम का हिस्सा है। तो ये टॉन्सल्स हमारे जो हैं वो बढ़ भी जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है, जो बीमारी कोई हमला करती है तो उसके खिलाफ जो है मुंह से जरासीम को ये ख़त्म करने के लिए ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, मेच्योर होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये थाइमस में बच्चे क्या हैं, उसमें मेच्योर होते हैं। तो थाइमस क्या है वो भी दिखा देता हूँ। ये छोटा सा जो ग्लैंड है बच्चे, ये आपको नजर आ रहा है, ये थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, तो ये वाला जो आपको दो फेफड़ों के दरमियान ये यहाँ पे स्टर्नम पे नजर आ रहा है, ये थाइमस ग्लैंड है, ये भी हमारे दिफाई निजाम का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ भी रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मेच्योर होते हैं। उसके बाद है बेटा जी, साइज में ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं लेकिन इनकी तादाद रेड ब्लड सेल से कम होती है। तो रेड ब्लड सेल्स ये थोड़े से बड़े हैं और वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, छोटे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी तादाद कम होती है। मैंने बताया था कि इनकी तादाद कम होती जाएगी। खून के एक मकाम मिलीलीटर में इनकी तादाद तकरीबन 7,000 है। तो यहाँ पे तादाद बच्चे 55 लाख थी, 40 लाख से 55 लाख मिलियंस में थी, यहाँ सिर्फ हजारों में है। ठीक है, तो खून के एक मकाम मिलीमीटर में इसकी तादाद ये होती, तो आपने ये एमसीक्यू के तौर पर तैयार करना है। व्हाइट ब्लड सेल बीमारियों के खिलाफ, ये इनका फंक्शन आ गया। ठीक है, तो जब ये शॉर्ट आएगा तो आप ये लिखेंगे, ये इसकी तारीफ लिखेंगे। ठीक है, ये वाली, और उसके बाद ये इसका फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल बीमारियों के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो इनका दौरानिया हयात जरूरत के मुताबिक होता है। इसकी कई इकसाम है। अब देखें, ये आपको सवाल आता है ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में फ़र्क बयान करें। तो ये इनकी दो इकसाम है रेड ब्लड सेल्स की। देखें बच्चे, ग्रैन्यूल का मतलब होता है दानेदार, साइट्स मतलब सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो दानेदार होते हैं। और ए का मतलब है मौजूद ना होना, ग्रैन्यूल मतलब दाने और साइट्स मतलब सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो दानेदार नहीं होते। तो दानेदार क्या चीज़ है, इनका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो अब इनका अलग से फंक्शन है बच्चे, इनका अलग से फंक्शन है, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि ये हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं बीमारियों के खिलाफ। तो व्हाइट ब्लड सेल्स पर नोट लिखें और इनकी एग्जाम पर नोट लिखें, तो फिर आप ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर भी नोट लिखेंगे। तो ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या फर्क है। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मैंने आपको जैसे बताया कि इन व्हाइट ब्लड सेल्स का साइटोप्लाज्म दानेदार है, यानी कि इनमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे ग्रैन्युलोसाइट्स। अच्छा, ये देखें बच्चे, ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, आपको नजर आते होंगे इसमें दाने। इसका जो सारा साइटोप्लाज्म है बेटा, इसमें आपको दाने नजर आ रहे हैं। तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स की सारी इकसाम है। ये हमने न्यूट्रोफिल पढ़ने हैं, इसिनोफिल्स पढ़ने हैं और बेसोफिल्स पढ़ने हैं। ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स की इकसाम है। ठीक है, तो इसमें ये जो दानेदार साख्तें आपको नजर आ रही है ना, इस वजह से इनका नाम ग्रैन्युलोसाइट्स पड़ा। इनको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं ना, दानों को। तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं बेटा इनकी इकसाम। अब देखें ग्रैन्युलोसाइट्स, सॉरी बेटा, एक, तो इनमें कौन कौन से हैं, इनमें न्यूट्रोफिल्स हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के मुख्तलिफ इकसाम हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, स्टीनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं। इनके नाम साइटोप्लाज्म पर चढ़ने वाले रंग यानी कि स्टेन की बुनियाद पर हैं। ठीक है, तो यानी कि इनके ऊपर जो साइटोप्लाज्म के ऊपर रंग होता है ना, उसकी बुनियाद पर क्या है, इनकी जो है वो तकसीम की गई है। ठीक है ना, ये आप रंग देख सकते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, इनका रंग स्टीनोफिल्स का और है और बेसोफिल्स का और है। तो इस रंग की बुनियाद पर बेटा इनकी क्या है, ये वाली तकसीम है। तो इनके आप फंक्शन पढ़ते हैं अलग से। जो न्यूट्रोफिल है बेटा, अब सबका काम एक ही है कि हमारे जिस्म की हिफाजत करनी है। तो हिफाजत मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इन्फेक्शन के मकाम पर बैक्टीरिया को मारते हैं और वहां से मुर्दा सेल्स के मवाद को साफ करते हैं। जब बैक्टीरिया को मारना है तो जो सेल मुर्दा होंगे उनको साफ भी करना है, यानी कि जो लाशें बिछाते हैं ये, उनको बाद में साफ भी करते हैं। तो ये हैं न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद बेटा एसिनोफिल्स, ये पैरासाइट्स होते हैं जो उनके साथ लड़ते हैं और रद्द अमल में एलर्जी का बायस बनते हैं। तो जिस्म में जो एलर्जी होती है बाज़ वो दफाई निज़ाम के दौरान होती है, दफाई प्रोसेस के दौरान। वो क्या होता है कि जब एसिनोफिल कोई पैरासाइट आके आपके जिस्म में हमला करता है तो एसिनोफिल्स उसके साथ लड़ते हैं, उसको मारते हैं और उसके नतीजे में आपको एलर्जी की कैफियत जो है वो होती है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत की एक निशानी है कि आपको पता चलता है एलर्जी की वजह से कि हमारे जिस्म में कोई ना कोई पैरासाइट गया था और हमारे एसिनोफिल्स ने इसको मारा है। उसके बाद जो बेसोफिल्स हैं, उसके काम के दौरान हिस्टामीन निकालते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के असरात पैदा होते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश। ठीक है, और जो बेसोफिल है वो ये काम करते हैं, हिस्टामाइन निकालते हैं। ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन और एलर्जी का बायस बनती है। तो ये थे ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, इस तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, साफ गैर दानेदार होता है। ठीक है, तो इनके साइटोप्लाज्म में किसी तरह की बेटा वो है नहीं होते दाने। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की दो एग्जाम पढ़ी हैं। एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में इस तरह की दानेदार साख्तें होती हैं। ठीक है, और आगे है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो इनके साइटोप्लाज्म आपको साफ नजर आ रहा है, इस तरह के कोई दाने नजर नहीं आ रहे। तो इनकी दो एग्जाम है, एक मोनोसाइट्स हैं और एक लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, तो देखें
ए ग्रैन्युलोसाइट्स की दो इकसाम है, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स मैक्रोफेज बनाते हैं, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मतलब निगलना, ठीक है। तो ये क्या है, जो जरासीमों और मुर्दा सेल्स को निगल लेते हैं, तो बड़े सेल्स बनाते हैं। मोनोसेल्स ये हमारे दिफाई निजाम का हिस्सा है ना, मुर्दा सेल्स और जरासीम को निगलते हैं। और लिम्फोसाइट्स हैं, ये पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जो पैथोजन आएगा, बीमारी फैलाने वाला जरासीम हमारे जिस्म में, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो ये आप देखें, ये मैक्रोफेज दिखाया गया है, ठीक है। मैक्रोफेज को किसने बनाया? मोनोसाइट ने, ठीक है। यानी कि ये वाले सेल्स हैं जो मोनोसाइट हैं, ये मैक्रोफेज बनाएंगे सेल्स को। जो मुर्दा सेल्स और जरासीम होंगे उनको ये निगल जाएंगे। जरासीम को मारते हुए मैक्रोफेज है वो खुद भी मरेंगे, ठीक है। तो जाहिर का बात है, जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से मौत होती है। तो मुर्दा सेल्स जमा हो जाएंगे और सफेद मवाद यानी कि पस बना देंगे जो इन्फेक्शन के मकाम पर नजर आता है। तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है कि इन्फेक्शन के मकाम पर जो पस नजर आता है वो क्या होता है। तो आपने कहना है, आपने यहाँ से जवाब लिखना है कि जो जरासीमों को मारते हुए मैक्रोफेज खुद भी मर जाते हैं, तो मुर्दा सेल्स जमा हो जाते हैं और सफेद मवाद यानी कि पस बनता है जो कि इन्फेक्शन के मकाम पर नजर आता है। तो इतना सा इसका जवाब है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को निगल रहा है एक मैक्रोफेज, वो किस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरिया हैं उनको निगल रहा है। उसके बाद बच्चे हमारा आज का आखिरी टॉपिक है सेल्स की तरह के साम यानी कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बस बनाते हैं ये। थ्रोम्बो हम कहते हैं कि कोई भी क्लॉट, ठीक है, कोई भी हमारे जिस्म पे हमला हुआ, हमला क्या हुआ बेटा, कोई कट लग गया, कोई ब्लड वेसल है वो कट गई, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, जो प्लेटलेट्स हैं वो आएंगे और वहां पे क्लॉट बना देंगे, इस तरह का ये वाला क्लॉट बना देंगे। तो हम कहेंगे कि ये थ्रोम्बस बन गया है या क्लॉट बन गया है, ठीक है। तो हमारे जो जिस्म में खून की जो जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तो ये भी बच्चे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है, प्लेटलेट्स वाला भी, ठीक है। तो वो आएगा कि सेल की, अच्छा इसे हम ट्रूली सेल्स नहीं कहते। सेल्स में हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं, एक हमने प्लाज्मा पढ़ा है बच्चे, ठीक है। तो वो अलहदा चीज थी। दूसरी हमने चीज पढ़ी थी सेल्स और सेल जैसे इज्साम। तो सेल में हमने जो बुनियादी चीज पढ़ी है वो रेड ब्लड सेल्स पढ़े हैं एरिथ्रोसाइट्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़े हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और उनकी एग्जाम पढ़ी है। और ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये सेल नहीं कहते हम इनको ट्रूली, हम इनको सेल की तरह के अजसाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह आएगा कि प्लेटलेट्स या सेल्स की तरह के अजसाम पर नोट लिखें और ये किस तरह काम करते हैं ये आपने बयान करना है। तो प्लेटलेट्स क्या है जी, मुकम्मल सेल नहीं होते बल्कि बोन मैरो के बड़े सेल्स के छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो मुकम्मल सेल नहीं है, इसलिए हम इनको सेल नहीं बोलते, सेल की तरह के अजसाम बोलते हैं। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनका दौरानिया हयात 7 से 12 दिन है। खून के एक मुकाम में ये जो प्लेटलेट्स की तादाद है वो ये होती है, यानी कि 2,50,000 के करीब ये होते हैं एक मुकाम मिलीमीटर में सॉरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके बाद बेटा क्या है, प्लेटलेट्स हैं, और उसके बाद क्या है हमारे जो हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो सबसे कम व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरे नंबर पे जो है प्लेटलेट्स हैं, और तीसरे नंबर पे क्या, पहले नंबर पे क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो ये काम किस तरह करते हैं, यानी कि हमारे जिस्म में हमने कहा कि ये क्लॉट बनाएंगे, यानी कि जहाँ पे अब ये देखें यहाँ पे जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये रेड ब्लड सेल खून में गर्दिश कर रहे हैं, ये नाड़, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया और ये खून बाहर की तरफ बहना शुरू हो गया, ठीक है। ये कटी हुई ब्लड वेसल। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लेटलेट्स आएगा, ठीक है। तो किस तरह क्लॉट बनाएगा इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब कोई ब्लड वेसल कटती है तो इस मकाम पर ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कटी हुई ब्लड वेसल को किस तरह मरम्मत किया जाता है। तो जब कोई ब्लड वेसल कटती है तो इस मकाम पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ एक दूसरे से चिमट जाते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन आती है फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में तब्दील कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइब्रिनोजिन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स का क्लॉट बनाने में मदद करेगी। फाइब्रिन के मालिक्यूल एक जाल बनाते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल फंस जाते हैं। अब देखें जो फाइब्रिनोजिन थी उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट किया गया यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने एक ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा अपनी किताब पे गौर से देखें तो मकड़ी का जाला सा नजर आ रहा है, इस जाले में रेड ब्लड सेल्स हैं, ये फंसना शुरू होंगे। आपके ऊपर अगर कहीं ना कहीं जिस्म पे या उंगली पे जख्म आया हो तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर के बाद वो खून जम जाता है, ठीक है। तो वो खून किस तरह जमता है हम वो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है और वहां पे एक जाल बनता है। जाल क्या है, वो खून के रेड ब्लड सेल्स को रोक लेता है और रेड ब्लड सेल यहाँ फंसना शुरू हो जाते हैं, हमारे जिस्म से खून बहना बंद हो जाता है। फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल्स का मजमूआ जब है ये सख्त हो जाता है, अब खून का क्लॉट कहलाता है। तो ये क्लॉट की भी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपने क्लॉट की भी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ लिखनी है। और ये सवाल का अगर आपको आ जाए कि किस तरह खून का क्लॉट बनता है, ठीक है, तो ये भी आपने यही जवाब लिखना है। क्लॉट इस वक्त तक खून बहने से रोकता है जब तक कटी हुई ब्लड वेसल मरम्मत ना हो जाए, ठीक है।
तो जब तक ये मरम्मत नहीं हो जाती तब तक ये क्लाट है ये यहाँ पे रहेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चे, जिसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम में खून और इसके अज्जा, जिसमें हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा की प्रोटीन्स और उसमें जो दूसरे तमाम मादे होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, और सेल्स जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और उनकी इकसाम, और उसके बारे में हमने सेल्स की तरह के इकसाम यानी कि प्लेटलेट्स हैं और थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम इंसान का जो दिल है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा आगे वो मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो बच्चे बहुत शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। आपसे गुजारिश है काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।